नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन ट्रिप पे। दोस्तों, हमारी केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक स्टार्ट है आज का, जिससे आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा परमाणु संरचना, एटॉम स्ट्रक्चर। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें क्लास की लिंक को। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आप हर क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो एटॉम स्ट्रक्चर, ऐतिहासिक खोज। लगभग 500 ईस्वी पूर्व पहले एक भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने परमाणु के बारे में बतलाया। इनके अनुसार किसी पदार्थ द्रव्य को जब हम विभाजित करते हैं तो एक सीमा पर जाकर हम कहते हैं कि इस कण का अब आगे विभाजन नहीं होगा। इसी अविभाज्य सूक्ष्म कण को महर्षि कनाड ने परमाणु कहा गया। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुछा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया। इनके अनुसार में छोटे छोटे कण मिलकर विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। तो ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि किसी पदार्थ को जब हम तोड़ते जाते हैं तो अंत में एक कण ऐसा आता है जिसका आगे विभाजन नहीं हो सकता। अविभाज्य कण को परमाणु कहा जाता है। नोट: परमाणु शब्द डेमोक्रिटस ने दिया था। जॉन डाल्टन को परमाणु का वास्तविक खोजकर्ता माना जाता है दोस्तों। और सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। जॉन डाल्टन ने विज्ञान के आधार पर परमाणु को परिभाषित किया। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु पर अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी तत्व यौगिक व मिश्रण सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी तत्व यौगिक एवं मिश्रण सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन तत्व दोस्तों, हाइड्रोजन तत्व से मिलकर एक परमाणु का निर्माण हो जाता है। परमाणु सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें। परमाणु सिद्धांत 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। द्रव पदार्थ परमाणु से मिलकर बनते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, क्योंकि परमाणु मिलकर अणु बना लेते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते क्योंकि परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कर लेते हैं, और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं दोस्तों, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। यह अपवाद है दोस्तों, नोट, ये अपवाद है। अक्रिय गैसों के परमाणु जो रहते हैं स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ओगोनोसोन। ये जो गैसें हैं ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकती हैं। किसी तत्व से सभी परमाणु एक समान होते हैं, उनके रासायनिक गुण भी एक समान होते हैं। किसी तत्व में सभी परमाणु एक समान होते हैं और परमाणु के रासायनिक गुण भी एक समान होते हैं। से हाइड्रोजन तत्व, ये तत्व हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बनता है, क्योंकि तत्व मिलकर परमाणु बना लेते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु भी अलग अलग होते हैं।
जैसे परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, H+H हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके H2 अणु, दो हाइड्रोजन अणु का निर्माण हो जाता है। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्म कण था। इनके अनुसार परमाणु का आगे विभाजन नहीं हो सकता। काफ़ी समय लोग इसको मानते रहे कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन 18वीं सदी के अंत में व 20वीं सदी के प्रारंभ में कुछ महान वैज्ञानिकों ने जैसे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक व नील्स बोहर यहाँ सिद्ध किया कि परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। पहला कण मूलभूत कण है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, जिसे कैथोड किरण उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन से, एवं इसका प्रतीक है E-। खोजकर्ता दोस्तों खोज है जे थॉमसन, 1897 में नाम दिया स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने इनका इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कूलम रहता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान है दोस्तों 9.1 गुणित 10⁻31 किलोग्राम। फिर है प्रोटॉन। प्रोटॉन में किरण उत्पन्न होती है, इसे P+ से हम इसका प्रतीक P+ से इसे दर्शाते हैं। ये खोज करता है गोल्डस्टीन, एवं नाम दिया रदरफोर्ड जी ने। इसका आवेश है दोस्तों प्लस में, प्रोटॉन है प्लस में, इसका आवेश आएगा दोस्तों 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। और द्रव्यमान है इसका 1.672 गुणित 10⁻⁻27 kg में किलोग्राम। फिर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम N से डिनोट करते हैं दोस्तों। खोज है जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। आवेश रहित इनका शून्य होता है, आवेश ही नहीं रहता है इसमें। न्यूट्रॉन में आवेश रहित होते हैं। इसका द्रव्यमान है 1.675 गुणित 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन इन तीनों में सबसे भारी कण होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुना अधिक होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मूल कण है दोस्तों। इनके अलावा परमाणु में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो व फर्स्ट, सेकंड मेसोन आदि कण पाए जाते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। यह पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का प्रतीक माना जाता है। न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली ने, एवं एन मेसोन की खोज की थी युकावा ने। परमाणु मॉडल जे थॉमसन का परमाणु मॉडल 1904। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह विचलित करते हैं जैसे किसी तरबूज में बीज लगे हो। इसलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है दोस्तों। इस परमाणु में बीज की जो खाली जगह है दोस्तों, इसको धनावेशित भाग हम मानते हैं। खाली एरिया को हम धनावेशित भाग मानते हैं दोस्तों। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है।
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अल्फा किरण की प्रतिकरण अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग 1911 ईस्वी में स्वर्ण पत्र प्रयोग रदरफोर्ड जी ने एक सोने की पतली चादर पर दोस्तों अल्फा कण की बमबारी की थी और 12,000 गोले की बमबारी की थी। इन्होंने सोने की पन्नी, एक बारीक सी पतली सी सोने की पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की थी, जिसमें रदरफोर्ड ने बहुत ही पतली सोने की पन्नी को लेकर उस पर लगभग 12,000 कणों की बौछार की थी, जो अल्फा कण वास्तव में हीलियम के धनावेशित है। तो बमबारी की थी दोस्तों, तो इन्होंने कुछ कण तो सीधी रेखा में निकल गए और कुछ कण कुछ डिग्री के कोणों पर मुड़कर निकल जाते हैं, लेकिन 12,000 में से एक कण अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर टकराकर वापस आ जाता है। इस घटना से रदरफोर्ड में निम्न निष्कर्ष निकाले। तो इस घटना से क्या निष्कर्ष निकाला है ये देखेंगे दोस्तों। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का आविष्कार अधिकतर भाग खोखला है। क्या पता चला इससे कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है, क्योंकि वो सीधे ही अधिकतर अल्फा कण की सीधे निकल जाती है और कुछ कण कुछ डिग्री कोणों पर झुककर निकल जाती है, मतलब कि एक ही कण वापस टकरा के रिटर्न आता है दोस्तों। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है, जिसकी वजह से अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। यह खोखला भाग है। पहले चित्र में खोखला भाग है दोस्तों, एवं दूसरे भाग और खोखला भाग और बीच में परमाणु का द्रव्यमान होता है। एवं दूसरे चित्र में हम देखेंगे कि परमाणु के द्रव्यमान में नाभिक की खोज होती है, जो कि रदरफोर्ड ने की थी। एवं पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन भी नाभिक में पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन आइट साइड चक्कर लगाता है दोस्तों। परमाणु के आइट साइड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ये पॉजिट्रॉन धनावेशित नाभिक में होता है, धनावेशित होता है। पॉजिट्रॉन नाभिक के अंदर ये परमाणु उदासीन होता है। रदरफोर्ड के अनुसार किसी परमाणु को समस्त द्रव्यमान उसके केंद्रक में होता है, इसलिए अल्फा कण टकराकर वापस आया था। रदरफोर्ड ने परमाणुओं के अंदर नाभिकों के खोज की थी। एवं परमाणु के नाभिक में दो मूल कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियस कहा जाता है। रदरफोर्ड की कमियां। रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में ह्रास कमी होती है। यह रदरफोर्ड ने गलत कहा था दोस्तों, कि रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में ह्रास होता है, वो ये उन्होंने गलत कहा था। इसीलिए उनका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे गलत साबित हो गया। रदरफोर्ड न्यू स्पेक्ट्रम की सही व्याख्या नहीं कर पाया। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब आइट से चक्कर लगाएगा तो इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो बीच में कमी आके ये इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व ही बीच में आ जाएगा, मतलब अंदर गड्ढे में गिर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा ये इन्होंने गलत बोला था। नील्स बोर का परमाणु मॉडल 1913 ईस्वी में। नील्स बोर की परमाणु मॉडल को सर्वमान्य परमाणु मॉडल घोषित किया।
नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था एवं नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को KLMN नाम दिया गया एवं कक्षा कोश ऊर्जा स्तर, कक्षाओं को कक्षा भी कहते हैं, कोश भी कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। तो चित्र में बीच के नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और आइडसाइड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और ये 4 कक्षाएं दोस्तों, पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी, KLMN। फिर पढ़ेंगे हम नील्स बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस कक्षा की ऊर्जा में किसी प्रकार की वृद्धि या कमी नहीं होती। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस कक्षा में ऊर्जा या कक्षा की ऊर्जा में किसी प्रकार की वृद्धि या कमी नहीं हो सकती। जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं किया जा सकता। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन होता है दोस्तों। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है एवं तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में जाता है। तब जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह ऊर्जा उत्सर्जन करता है, जैसे चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में आ रहा हो। ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन क्वांटम सिद्धांत के रूप में होता है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोर एसबरी के अनुसार 1927 में बोरबरी के अनुसार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2n2 का सूत्र काम में लिया जाता है। n बराबर कक्षा का नंबर, पहली कक्षा n बराबर 1 व दूसरी कक्षा n बराबर 2 और तीसरी कक्षा n बराबर 3। पहली कक्षा में के अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जाते हैं पहली कक्षा में। दूसरी कक्षा में दोस्तों L अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 8। कोष्टक में जो 2 है संख्या है दोस्तों, इसका स्कोर करो, 2 का स्कोर 4, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा। फिर है तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो बीच की जो संख्या है इसका स्कोर 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे तीसरी कक्षा में भर सकते हैं। चौथी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 का स्कोर 16 और 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर सकते हैं। वर्तमान आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। तत्वों के प्रतीक के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया, डाल्टन के प्रतीक। तो ये सभी के प्रतीक है दोस्तों, आप अच्छे से देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं ये। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो क्लास को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा एवं आप हर क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।